नमस्ते दोस्तों। हम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं उन पैसों से, या तो हम अपना घर खर्च चलाते हैं या हमारे जो मेहनत से बचाए हुए पैसे हैं उन्हें या तो हम अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं या हम उसे एफडी बनाकर बैंक में डिपॉज़िट करते हैं ताकि वो हमारे पैसे सेफ़ रहे और हमें उससे रिटर्न मिलता रहे। तीसरा, जैसे जो व्यापारी वर्ग है या जो व्यापार करता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो क्या करता है, बैंकों में करंट अकाउंट खोल के रखता है। तो जो भी उसके माल की बिक्री होती है, मान लीजिए वो माल बेचता है तो उसके पैसे वो करंट अकाउंट में मंगवाता है, या अगर वो माल ख़रीदता है तो उसका पेमेंट वो अपने करंट अकाउंट से करता है। कहने का मतलब है, हर वर्ग का आदमी, चाहे वो नौकरी पेशे वाला हो या व्यापारी पेशे वाला हो, वो अपनी मेहनत की कमाई ज़्यादातर लोग बैंक में सेफ समझते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जिस बैंक में आपका सेविंग्स खाता है या जिस बैंक में आपका एफडी है या जिस बैंक में आपने करंट अकाउंट खोल के रखा है, अगर वो बैंक डूब जाए तो आपके पैसों का क्या होगा? इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगा। तो चलिए बात करता हूँ इसी बारे में। होता क्या है, आम आदमी क्या सोचता है, जैसे 4 या 5 जनों का परिवार है। अब कोई बैंक उसके घर के नज़दीक है तो लोग क्या करते हैं, अपना सेविंग्स अकाउंट भी वहीं खोलते हैं और एफडी भी वहीं खोलते हैं। और कोई व्यापारी है, मान लीजिए उसकी दुकान के नज़दीक कोई बैंक है, तो वो क्या करेगा, अपने परिवार वालों के खाते भी वहीं खुलवाएगा, अपना करंट अकाउंट भी वहीं खुलवाएगा। हम हमारी सोच क्या रहती है कि हमें अलग अलग बैंकों में भटकना ना पड़े। सोच हमारी ये रहती है, या जो हमारे नज़दीक में हो, या कोई अब नौकरी कर रहा है तो वो सोचता है कि भाई उसको इस ऑफ़िस में काम करना है तो वो उस नज़दीक की ब्रांच में अपना सेविंग्स खाता खोल लेता है। तो फिर जब कभी भी उसकी नौकरी चेंज होती है तो फिर वो कंपनी उसका दूसरे ब्रांच में खाता खुलवाती है। XYZ हम अपने सहूलियत के हिसाब से खाता खोलते हैं। पर अगर इन केस वो बैंक डूब जाए या बैंक दिवालिया घोषित हो जाए तो हमारे पैसों का क्या होगा और हमें कितना पैसा मिलेगा और कौन ये हमें पैसा देगा? तो इसका कंसेप्ट आप सुनिए। DICGC, डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन है, मतलब इसका मैंने आपको पूरा नाम बताया, इसका शॉर्ट फॉर्म है DICGC। ये क्या करता है, ये कौन है? पहली बात ये है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडायरी। एक आम भाषा में आपको समझाऊँ तो ये है तो एक अलग एंटिटी, पर इसकी पूरी ओनरशिप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इसका रियल ओनर आप समझ लीजिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये हमारे देश का हेड बैंक है, यही इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो DICGC जो होता है, जितने भी बैंक्स हैं, चाहे आप वहाँ सेविंग खाता खोलिए या जो भी आप XYZ खाता खोलिए, वो क्या करते हैं, खाता, वो जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसके खाते का इंश्योरेंस करवाते हैं DICGC के पास, और बदले में ये बैंक्स उस DICGC को प्रीमियम भी देते हैं। जैसे हम नॉर्मली इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ख़रीदते हैं तो हम भी किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं और बदले में वो हमें जो भी इंश्योर्ड अमाउंट है उसका एश्योरेंस वो हमें देता है। तो ठीक उसी तरह बैंक्स भी अपने खाता धारकों के लिए इसी कॉरपोरेशन के पास, मतलब इसी कॉरपोरेशन में अपने खाता धारकों को इंश्योर्ड करवाता है, और उसके लिए वो भी बैंक्स भी अपने खाता धारकों के लिए प्रीमियम देते हैं। तो DICGC ये आपको 5 लाख रुपए एश्योर करता है, मतलब पर अकाउंट होल्डर पर बैंक। मेरे शब्द ध्यान से सुनिए, पर अकाउंट होल्डर पर बैंक। मतलब चाहे आपका फ़िक्स डिपॉज़िट हो, चाहे आपका सेविंग्स खाता हो, चाहे आपका करंट खाता हो, कुल मिलाकर आपके खातों में चाहे करोड़ रुपए क्यों ना हो, 1.5 करोड़ ही क्यों ना हो, कितने क्यों ना हो, DICGC पर अकाउंट होल्डर, मतलब पर पर्सन, सिर्फ आपको 5 लाख रुपए देगा। कोई बोलेगा मेरे सेविंग्स में इतना पैसा है, मेरे एफडी में इतना पैसा है, चाहे वो तीनों मिलाकर आपके नाम पे कितने भी क्यों ना हो, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाइए तो एश्योरेंस अमाउंट तो उतना ही रहेगा। तो अब आगे आम आदमी ऐसा क्या करे कि अगर वैसे
आम आदमी मतलब ऐसा क्या करे कि उसके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहें। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट कहीं और खुलवा रहे हैं तो एफडी किसी और बैंक में बनवाइए और करंट अकाउंट किसी और बैंक में खुलवाइए, ताकि क्या होगा, आप जितने अलग अलग बैंकों में अपने खाते खुलवाएंगे वहाँ आपको ये 5-5 लाख रुपए एश्योरेंस पर बैंक मिलेगा। तो अगर आपने 3 अलग अलग, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स, करंट, ये तीनों अगर आपने अलग अलग बैंकों में खुलवाए हैं तो आपको 5-5 लाख रुपए पर बैंक से एश्योरेंस मिलेगा, अगर इनकेस वो तीनों बैंक्स डूबती है तो। ठीक है, तो आप सिर्फ अपनी दूरी की सहूलियत, मतलब एक घर से डिस्टेंस की सहूलियत या एक ऑफिस से डिस्टेंस की सहूलियत मत देखिए, आप ये देखिए कि किस तरह आपके पैसे ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में आप ये खुलवा पाएँ, ताकि वैसे तो भारत सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या जो भी बोलिए, या आरबीआई बेसिकली बोल सकते हैं, आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो अगर इनकेस कोई बैंक दिवालिया होने जा भी रहा है तो उसको होने नहीं दिया जाता है, किसी ना किसी तरीके से उसको संभाला जाता है, ताकि भाई डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट, जो खाता धारक है जिन्होंने उस बैंक में पैसा लगा के रखा है, वो सेफ़ रहे। चाहे अब वो कैसे करते हैं वो उनकी प्रोसेस है, पर एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। जैसे कोई डूबता कब है, कोई बैंक कब डूबती है, जब या तो उस पर कर्ज़ा बहुत हो जाए, उस कर्ज़े का ब्याज ही उस पर इतना चढ़ते जाता है कि वो ब्याज ही चुकाने के काबिल नहीं होता, मतलब उसका प्रॉफिट ही इतना नहीं हो पाता कि उस कर्ज़े का ब्याज वो चुका पाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, धीरे धीरे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी घटती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बैंक डूबने की कगार पे आ जाता है। फिर उसमें वो मोरेटोरियम पीरियड लगाए जाते हैं, ताकि मतलब जिसमें विड्रॉल लिमिट्स लगाई जाती है, तो फिर अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं ताकि उसको बैंक को बचाया जा सके। तो अल्टीमेटली बैंक्स डूबने तो नहीं दी जाती है, बट आप अपने पैसे सेफ रखिए। हमारे पैसे मेहनत से कमाए हुए हैं, हर रुपए की कीमत है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जितने भी अकाउंट खुलवाएं अपने सभी परिवार वालों के मैक्सिमम अलग अलग बैंकों में खुलवाएं, ताकि आप जितने अलग अलग बैंकों में खुलवाएंगे उतना आपको 5-5 लाख रुपए पर बैंक इंश्योरेंस मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए।